तो सलाम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एमसीयू की नई फिल्म कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बारे में, जो कि 2025 में रिलीज हुई है। ये एमसीयू की 35वीं फिल्म है और अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी मूवी फ्रेंचाइजी का हिस्सा है। फिल्म की शुरुआत होती है थडियस रोस से, जो पहले जनरल था और अब मुल्क का सदर बन चुका है। वो एक तकरीर कर रहा होता है कि अब हमारा मुल्क और तरक्की करेगा। दूर कहीं सैम विल्सन यानी नया कैप्टन अमेरिका टीवी पर ये सब देख रहा होता है। फिर सीन बदलता है। मेक्सिको में एक मिशन चल रहा होता है जहाँ अडामांटियम नाम की एक खास मेटल को लेकर यूएस और जापान के दरमियान समझौता होना था, लेकिन कुछ गुंडे उसे चुराने की कोशिश करते हैं। सैम विल्सन अकेले उन पर हमला करता है और एक जबरदस्त लड़ाई होती है। इस बार उसके पास न सिर्फ फाल्कन वाले पंख थे, बल्कि वाइब्रेनियम की बनी शील्ड, और वही वाइब्रेनियम उसके पंखों में भी लगी थी जो उसे गोली से बचा सकती थी और सामने सोनिक ब्लास्ट भी कर सकती थी। उसके साथ टोरस भी दूर से मदद कर रहा होता है और उसका छोटा ड्रोन रेडविंग अंदर जाकर सारी स्कैनिंग करके जानकारी भेजता है। इस ऑपरेशन में पता चलता है कि साइड वाइंडर के आदमी अभी भी अंदर हैं। एक बार फिर लड़ाई शुरू होती है। कुछ गुंडे बाइक पर अडामांटियम लेकर भागते हैं तो सैम टोरस से कहता है, तुम उन भागने वालों को पकड़ो, मैं साइड वाइंडर को देखता हूँ। लड़ाई इंसानों के बीच थी। कोई सुपर सोल्जर सीरम नहीं लिया गया था, मगर फिर भी काफी दमदार थी। आखिर में सैम अडामांटियम वापस ले आता है और ये खबर सदर थडियस रोस तक पहुंचती है। इसके बाद सैम और टोरस आपस में बात करते हैं। टोरस पूछता है, वो हवाई किक सिखाओगे? सैम कहता है, बहुत कुछ सिखाना बाकी है, चलो एक शख्स से मिलवाता हूँ। अब यहाँ आता है इसाया ब्रैडली, वही शख्स जिसे हमने फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में देखा था। उस पर भी वही सुपर सोल्जर सीरम इस्तेमाल हुआ था जो पहले स्टीव रॉजर्स पर हुआ था, और अब वही इसाया टोरस को ट्रेनिंग देना शुरू करता है। साथ ही उसकी पुरानी कहानी भी बताई जाती है, कैसे यूएस गवर्नमेंट ने उस पर 30 सालों तक तजुर्बे किए, उसे कैद रखा और नस्लपसंदी का शिकार बनाया। इसलिए इसाया को नए सदर थडियस रोस बिल्कुल पसंद नहीं थे। मगर अब सैम और टोरस के साथ वो भी एक पार्टी के लिए बुलाए जाते हैं जहां दुनिया भर के लोग आते हैं। इंडिया से मोदी जी भी शामिल होते हैं। सैम कहता है, इस बार मैं अकेला नहीं जाऊंगा, इसाया साहब आप भी चलिए। तीनों लोग स्टाइलिश सूट्स में पार्टी में पहुंचते हैं। व्हाइट हाउस के अंदर सब सेल्फियां लेते हैं। टोरस इसाया को भी सिखाता है और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। सदर थडियस रोस सैम को एक प्राइवेट मीटिंग में बुलाता है और कहता है, दुनिया के अलग अलग ग्रुप्स हमारी मेटल चुराने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कि कुछ बड़ा हो, मैं चाहता हूं तुम एवेंजर्स को दोबारा असेंबल करो। अब ये जो जगह थी वो एक सीक्रेट फैसिलिटी थी। अंदर जाने के लिए सैम ने अपने ड्रोन रेडविंग की मदद ली। जाल काट के अंदर दाखिल हुए और चंद सेकंड में दरवाजा है करके वो दोनों अंदर पहुंच गए। वहाँ एक बहुत ही गुप्त लैब थी, ऐसी लैब जिसमें इंसानों पर तजुर्बे हो रहे थे। अब सवाल ये उठा कि आज के दौर में ऐसे तजुर्बे की क्या जरूरत। सैम को वहाँ बहुत से लोगों का डेटा मिला जिसमें इंसानी माइंड कंट्रोल पर रिसर्च हो रही थी। इसी दौरान थडियस रोस जापान पहुंचता है और जापानी सदर को समझाने की कोशिश करता है कि जो हमला हुआ था वो एक गलती थी, हमारी कोई बुरी नियत नहीं थी। मगर जापानी सदर गुस्से में कहता है, पहले तुमने हमारा एडामांटियम चुराया, अब उसे वापस लाकर हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, और वहां से साफ इनकार कर देता है किसी भी डील का हिस्सा बनने से। ये बात थडियस को चुभ जाती है और वो मन में तय कर लेता है कि अब जंग होगी पूरी दुनिया से। इंडिया, जापान, पेरिस, सबको वो निशाना बनाने की सोचता है। उधर सैम और टोरस उस सीक्रेट लैब में पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात होती है लीडर से, जिसे असल नाम से जानते हैं सैमुअल स्ट्रेन। ये वही शख्स है जो एमसीयू की दूसरी फिल्म द इनक्रेडिबल हल्क में था। उसे मिस्टर ब्लू कहा जाता था और ब्रूस बैनर उससे गामा रेडिएशन कम करने की सलाह लेता था। मगर एक हादसे में हल्क के खून की कुछ बूंदें सैमुअल के जख्म पर गिरती हैं और उसका दिमाग एकदम सुपर कंप्यूटर जैसा हो जाता है। वो फ्यूचर तक की प्लानिंग कर सकता है। फिर थडियस रोस ने उसे इस्तेमाल करना शुरू किया, एक ऐसा सुपर ह्यूमन बनाने के लिए जो जंग में मुल्कों को मिटा सके। मगर जब उसे हल्क की तबाही का अंदाजा हुआ, उसने प्रोजेक्ट बंद कर दिया और सैमुअल को जेल में डाल दिया। सैमुअल ने उसे कहा था कि मैं तुम्हें राजनीति में सबसे ऊपर ले जाऊंगा, तुम्हारा मुस्तकबिल बता सकता हूँ। थडियस ने उसे एक लैब दी, लेकिन फिर उसे वहीं कैद करके छोड़ दिया और खुद सदर बन गया। सालों की इस गद्दारी का बदला लेने के लिए सैमुअल ने जापान से एडामांटियम चोरी किया और व्हाइट हाउस की पार्टी में माइंड कंट्रोल से हमला करवाया। अब एक जबरदस्त लड़ाई होती है। सैम और टोरस किसी तरह वहां से निकलते हैं। रास्ता देने वाला एक शख्स होता है, रूट, जो सदर का बॉडीगार्ड था, लेकिन उसी तरह से ट्रेन हुआ था जैसे ब्लैक विडो को रेड रूम में किया गया था। इधर दुनिया भर के मुल्क एडामांटियम के लिए आपस में भिड़ने लगते हैं। अमेरिका ने फाइटर जेट्स भेजे, जापान ने भी हमला शुरू कर दिया। मगर बीच में सैम और टोरस दोनों आ जाते हैं अपने पंखों और दमदार ताकत के साथ। वो सबको समझाते हैं कि ये सब माइंड कंट्रोल की वजह से हो रहा है, कोई असली दुश्मनी नहीं है। इस दौरान सैमुअल थडियस पर भी कंट्रोल करने लगता है। असल में थडियस को एक लाइलाज बीमारी थी और सैमुअल ने उसे इलाज के नाम पर गामा रेडिएशन से भरी गोलियां देनी शुरू कर दी थी। अब उसका बदन बदलने लगा था, वो रेड हल्क बनने वाला था। सैमुअल का मकसद ये था कि जैसे थडियस ने मुझे सालों तक कैद किया, मैं अब उसकी हकीकत दुनिया के सामने लाऊंगा
कि तुम्हारा सदर अब एक दरिंदा बन चुका है। तो बात यूं है कि MCU की 11वीं फिल्म एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में थडियस रोस ने नहीं बल्कि खुद एवेंजर्स ने ही मुसीबत मोल ली थी। और अब वही थडियस रोस सैम विल्सन से कहता है कि एवेंजर्स असेंबल की तैयारी दोबारा करो। सैम कहता है ठीक है सर, मैं सोच के बताता हूँ। फिर सब पार्टी वगैरह एंजॉय करते हैं। पार्टी के बाद एक बड़ी मीटिंग रखी जाती है जिसमें अलग अलग मुल्कों के सदर आते हैं, फ्रांस, जापान, इंडिया और इंडिया से हमारे मोदी जी भी होते हैं। वहाँ थडियस रोस सबको बताता है कि MCU की 25वीं फिल्म इटर्नल्स में जो बड़ा सा सेलेशियल समुंदर से बाहर आ रहा था, उसकी बॉडी से एक नायाब धातु मिली, एडामेंटियम। ये धातु इतनी ताकतवर है कि वाइब्रेनियम से भी आगे समझी जाती है। अब मसला ये है कि हर मुल्क उसे अपने हाथ में लेना चाहता है, इसलिए तजवीज दी जाती है कि सब मिलकर इसका बराबर बंटवारा करें ताकि तीसरी जंग अजीम वर्ल्ड वॉर 3 ना हो। मगर तभी इसाया ब्रैडली, जो शायद किसी अजीब म्यूजिक से डिस्टर्ब हो जाता है, बंदूक निकाल के सदर पर गोली चला देता है। अफरातफरी मच जाती है। कुछ सिक्योरिटी वाले भी कंट्रोल खो बैठते हैं और सब पर गोली चलाने लगते हैं। सैम वक्त पर आता है और सबको रोकता है। इसाया खुद हैरान होता है और कहता है मुझे याद नहीं मैं यहाँ कैसे पहुँचा। इसाया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सैम थडियस रोस से कहता है उसे फांसी ना दी जाए, मुझे यकीन है कुछ और मामला है, मैं हकीकत तक पहुँचूंगा। लेकिन थडियस कहता है जब तुम्हारा दोस्त मुझ पर हमला करता है मैं तुम पर कैसे एतबार करूं। और यहीं से एवेंजर्स असेंबल का प्लान भी कैंसिल हो जाता है और अदामेंटियम वाला समझौता भी। सैम फिर इसाया से मिलता है। वो बताता है कि पार्टी में था, सेल्फी ली, फिर होश नहीं रहा और अगली बार पार्क में आंख खुली। सैम को शक होता है कि माइंड कंट्रोल हुआ है। वो CCTV फुटेज देखता है तो पता चलता है कि जिस वक्त फोन पर फोटो देख रहा था स्क्रीन बार बार ब्लिंक कर रही थी। यहीं से माइंड हैकिंग हुई थी। इतने में साइडविंडर आता है और सैम पर हमला करता है। थोड़ी सी लड़ाई होती है मगर कोई खास VFX नहीं होते तो उस हिस्से को छोड़ते हैं। सैम पूछता है तू किसके लिए काम करता है? जवाब मिलता है लीडर के लिए। अब सैम उस लीडर को ट्रैक करता है। टॉरस का आखिरी कॉल ट्रेस करता है जो एक रिमोट US फैसिलिटी में जाता है। वहीं पर सब राज छुपा है। उधर थडियस रोस जापान चला जाता है ताकि समझौते की बात को दोबारा जिंदा किया जा सके और इधर सैम और टॉरस निकलते हैं उस सीक्रेट जगह की तरफ। वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि बड़े बड़े छाते लगाए गए हैं लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ताकि लगे कि ये कोई ब्रॉडकास्टिंग ऑफिस है। अब एक तरफ थडियस रोज अपने अंदरूनी मसले से जूझ रहा था तो दूसरी तरफ सैम और टॉरस मिलकर फाइटर जेट्स को रोक रहे थे। उधर लीडर अपनी चाल में लगा हुआ था कि किसी तरह थडियस को रेड हल्क बना दे, मगर इस बार थडियस अपने जिस्म पर काबू पा लेता है और बदलने से रुक जाता है। लीडर को बहुत गुस्सा आता है कि उसका प्लान नाकाम हो गया, लेकिन वो कहता है अगली बार वो कामयाब जरूर होगा। अब सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल की तरफ जहां टॉरस बहुत जख्मी हालत में होता है। वहीं पे हमें विंटर सोल्जर यानी बकी का कैमियो भी देखने को मिलता है जो कैप्टन अमेरिका का पुराना दोस्त है। वो आता है तसल्ली देने और ऐलान करता है कि अब वो खुद प्रेसिडेंसी के लिए नाम देगा। अब सीन पहुंचता है व्हाइट हाउस जहां हर चीज नॉर्मल लग रही थी। दुनिया के सारे मुल्क आपसी बातचीत से एडामेंटियम वाले झगड़े को सुलझा चुके थे। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, चारों तरफ चेरी ब्लॉसम्स लगे हुए थे। मगर तभी वहां पहुंचता है लीडर यानी सैमुअल स्ट्रेन। वो सैम को बताता है कि ये सब उसी की साजिश थी और आज तुम सदर का असली चेहरा देखोगे। उसने थडियस की गोलियों में गामा रेडिएशन भर दी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही रिपोर्टर सवाल करते हैं थडियस का दिमाग हिलने लगता है और वो धीरे धीरे रेड हल्क में तब्दील होने लगता है। जिस्म लाल हो जाता है, आंखों का रंग बदल जाता है, सूट फट जाता है। अब सैम विल्सन सामने आता है उसे रोकने के लिए। जबरदस्त फाइट शुरू होती है, असली मार्वल वाला लेवल। सैम अपनी पूरी ताकत, विंग्स, थ्रस्टर और शील्ड से कोशिश करता है, लेकिन रेड हल्क एक बहुत ही पावरफुल शख्स था। वो बिल्डिंग तबाह कर देता है, सैम के एक पंख को तोड़ देता है। फाइट होती होती एक खूबसूरत चेरी ब्लॉसम गार्डन तक पहुंच जाती है। अब सैम के पास कोई और चारा नहीं होता तो वो अपने विंग में लगी वाइब्रेनियम सोनिक बॉम्ब को एक्टिवेट करके रेड हल्क पर अटैक करता है। धमाका जबरदस्त होता है मगर रेड हल्क फिर भी नहीं रुकता। तभी सैम एक स्पीच देता है जो उसकी पहचान है। वो कहता है थडियस, तुम्हें पता है कि तुम मुझे एक मुक्के में कुचल सकते हो, लेकिन एक बार अपनी बेटी के बारे में सोचो। जब उसे पता चलेगा कि तुमने अपनी ताकत पर कंट्रोल खो दिया और मुल्क को नुकसान पहुंचाया तो क्या मुंह दिखाओगे? ये सुनते ही थडियस होश में आता है और खुद को वापस इंसानी हालत में लाकर सरेंडर कर देता है। फिर सरकार उसे सीधा जेल में भेज देती है। सैम अब सीधे जाता है इसाया ब्रैडली को रिहा करवाने, क्योंकि उस पर झूठा इल्जाम था प्रेसिडेंट पर हमला करने का। सैम सबूत देता है कि ये सब सैमुअल स्ट्रेन का किया था। अब सीन दिखता है उस जेल का जिसका नाम है राफ्ट, जिसे हमने पहले एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी देखा था। अब वहीं पर थडियस और सैमुअल दोनों कैद हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में सैमुअल स्ट्रेन कहता है तुमने मुझे तो कैद कर दिया, लेकिन अब खुद को आने वाले खतरों से कैसे बचाओगे? और इसी के साथ फिल्म का एंड होता है।